सोचिए एक बहुत ही खूंखार और शातिर अपराधी अदालत से बिल्कुल मुस्कुराते हुए बरी हो जाता है। जो कि बहुत आम बात है हमारे यहाँ। बिल्कुल। और सबसे हैरानी की बात यह है कि इसका कारण कोई बहुत बड़ी कानूनी पेचीदगी नहीं होती, या ऐसा भी नहीं होता कि सबूतों की कोई भारी कमी थी। सही कहा, वो बस एक छोटी सी गलती से छूट जाता है। हाँ, वो अपराधी सिर्फ इसलिए छूट जाता है क्योंकि पीड़ित ने शायद गुस्से में आकर अपनी एफआईआर में एक छोटी सी बिल्कुल मामूली सी झूठी बात लिखवा दी थी। और बस वहीं पूरा केस पलट जाता है। एग्जैक्टली मतलब न्याय की हार किसी बहुत बड़े फिल्मी कोर्टरूम ड्रामे की वजह से नहीं हो रही है, बल्कि पुलिस स्टेशन में की गई इस एक छोटी सी गलती की वजह से हो रही है। ये हमारी न्याय व्यवस्था की अगर देखा जाए तो सबसे बड़ी विडंबनाओं में से एक है। और आज के इस गहन विश्लेषण में हम इसी विषय की बिल्कुल जड़ों तक जा रहे हैं। तो आज हमारे पास सोर्सेज में क्या क्या है? देखिए, हमारे सामने कई सारे कानूनी दिशा निर्देशों, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता जो बीएनएसएस 2023 जैसे नए कानून आए हैं, उनके दस्तावेज हैं। जो रिसेंटली लागू हुए हैं। हाँ, और साथ ही अप्रैल 2025 तक के सुप्रीम कोर्ट के जो बिल्कुल नवीनतम और ऐतिहासिक फैसले हैं, उनके नोट्स का एक पूरा स्टैक यहाँ मौजूद है। तो इन सारे दस्तावेजों को खंगालने का हमारा मिशन आज बहुत स्पष्ट है। हाँ। हम ये समझना चाहते हैं कि एक पुलिस स्टेशन के भीतर किसी भी आम नागरिक के वास्तविक अधिकार क्या होते हैं, जो कि ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं होते। बिल्कुल। और ये जो एफआईआर दर्ज करने की पूरी जटिलता है वो कैसे काम करती है, और कैसे कोई भी व्यक्ति सही कानूनी प्रक्रिया का पालन करके इस पूरे सिस्टम को अपने पक्ष में काम करने के लिए मजबूर कर सकता है। ये बहुत जरूरी पॉइंट है। तो एक तरह से कहा जाए तो ये चर्चा उन सभी लोगों के लिए एक सर्वाइवल गाइड है, क्योंकि किसी का भी सामना कभी भी इस जटिल न्याय प्रणाली से हो सकता है। और होना ही चाहिए। मेरा मतलब है, ये जानकारी होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक आम लोग इस सिस्टम के काम करने के असली तरीके को नहीं समझेंगे ना, तब तक अपराधी इन छोटी छोटी कानूनी कमियों का अनुचित लाभ उठाते ही रहेंगे। और असली पीड़ित बेचारा न्याय के लिए बस दफ्तरों के चक्कर काटता रहेगा। बिल्कुल वही होता है। तो चलिए इस गुत्थी को थोड़ा सुलझाते हैं। किसी भी आपराधिक मामले की शुरुआत अदालत से नहीं होती, वो तो बहुत बात की बात है। शुरुआत होती है पुलिस स्टेशन के उस रजिस्टर से जिसे हम एफआईआर कहते हैं, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट। जी। हाँ। तो अगर हम इसे एक एनालॉजी से समझें तो एफआईआर किसी इमारत की नींव की तरह है। बहुत सही उदाहरण है ये। है ना? मतलब अगर नींव ही टेढ़ी रख दी गई है तो जब अदालत में जिरा होगी, क्रॉस एग्जामिनेशन होगा, तो पूरी की पूरी इमारत भर-भरा कर गिर जाएगी। 100% गिर जाएगी। लेकिन अब होता क्या है कि अक्सर लोग सोचते हैं कि पुलिस को मामले की गंभीरता दिखाने के लिए शिकायत में थोड़ा मिर्च मसाला लगाना बहुत जरूरी है, जो कि सबसे बड़ी गलती है। तो यही मेरा सवाल है। अगर कोई व्यक्ति गुस्से में आकर एफआईआर में कुछ मनगढ़ंत बातें जोड़ देता है, तो क्या वो अनजाने में अपराधी की ही मदद कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है, 100%। और यहीं पर लोग अज्ञानतावश अपना सबसे बड़ा नुकसान कर बैठते हैं। अब देखिए, इसे एक बहुत ही आम रोजमर्रा के उदाहरण से समझते हैं। हाँ, बताइए। मान लीजिए, दो पड़ोसियों के बीच पार्किंग को लेकर कोई मामूली विवाद हो गया। बहस बढ़ गई और बात हाथापाई या गाली गलौज तक पहुंच गई, जो कि अक्सर होता ही रहता है मोहल्लों में। हाँ। अब जिस व्यक्ति को चोट लगी है, उसे लगता है कि पुलिस तो सिर्फ एक थप्पड़ या गाली गलौज के लिए शायद ही कोई सख्त एक्शन ले। उससे लगता है पुलिस सीरियसली नहीं लेगी। एग्जैक्टली। तो वो क्या करता है, अपनी शिकायत को थोड़ा मजबूत बनाने के लिए उसमें लिखवा देता है कि सामने वाले ने मारपीट की और उसके गले से सोने की चेन भी छीन ली। अरे बाप रे! मतलब सीधे, ताकि पुलिस तुरंत डकैती या लूट का कोई बड़ा मामला दर्ज कर ले। हाँ, ताकि वो गैर जमानती अपराध बन जाए और आरोपी तुरंत अंदर चला जाए। तो फिर इसमें दिक्कत क्या आती है? दिक्कत ये है कि पुलिस शायद शुरू में एक्शन ले भी ले, आरोपी को पकड़ भी ले, लेकिन असली खेल तब शुरू होता है जब ये मामला अदालत में जाता है, जब ट्रायल शुरू होता है। बिल्कुल। बचाव पक्ष का वकील सबसे पहले उस सोने की चेन वाले दावे को ही पकड़ लेता है। वो अदालत में ये साबित कर सकता है कि देखिए, वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में चेन छीनने जैसी कोई घटना रिकॉर्ड ही नहीं हुई है। अच्छा, वो सीसीटीवी फुटेज मंगवा लेगा? हाँ, या फिर वो ये साबित कर देगा कि आरोपी की माली हालत और बैकग्राउंड ऐसा है ही नहीं कि वो चेन स्नैचिंग जैसे अपराध करें। तो मतलब वो एक झूठ पकड़ा जाएगा। और जैसे ही बचाव पक्ष ये साबित करता है कि वो चेन छीनने वाली बात पूरी तरह से झूठी है, तो आपको क्या लगता है क्या होगा? मुझे तो लगता है कि इसका असर उस असली थप्पड़ या जो गाली गलौच हुई थी
उस पर भी पड़ता होगा। मतलब जज को लगेगा ये आदमी झूठ बोल रहा है। यही सबसे बड़ा एफआईआर ट्रैप है। हमारी अदालतें एक बहुत ही स्पष्ट सिद्धांत पर काम करती हैं। अगर कोई गवाह या शिकायतकर्ता किसी एक अहम बात पर झूठ बोल रहा है, तो जज अक्सर ये मान लेते हैं कि उसकी पूरी की पूरी कहानी ही बनावटी है। अरे मतलब सब कुछ फेक है। हाँ, अदालत की नज़र में पूरी एफआईआर ही संदिग्ध हो जाती है। और इसका सीधा नतीजा ये होता है कि वो आरोपी जिसने वास्तव में मारपीट की थी, जिसने सच में थप्पड़ मारा था, वो उस मारपीट के आरोप से भी बाइज्जत बरी हो जाता है। ओह माय गॉड। मतलब अपना केस खुद मजबूत करने के चक्कर में उस शिकायतकर्ता ने खुद अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली। बिल्कुल। और अपराधी साफ बच निकला। ये तो बिल्कुल स्पष्ट करता है कि एफआईआर में तथ्यात्मक सटीकता कितनी ज्यादा जरूरी है। मतलब केवल वही लिखना चाहिए जो वास्तव में सच में हुआ है, एक शब्द भी फालतू नहीं। इसीलिए इन सारे कानूनी दस्तावेजों में इस बात पर बहुत ज्यादा जोर दिया है कि एफआईआर हमेशा किसी ऐसे व्यक्ति से लिखवानी चाहिए जिसे कानून की समझ हो, या फिर सीधे किसी वकील की सलाह लेनी चाहिए। खुद से भावनाओं में बहकर नहीं लिखना चाहिए। बिल्कुल नहीं। अगर कोई व्यक्ति भावनाओं में बहकर खुद ही एफआईआर ड्राफ्ट कर लेता है, तो बहुत संभव है कि वो कुछ ऐसे महत्वपूर्ण कानूनी बिंदु छोड़ दे जो आगे चलकर केस के लिए बहुत जरूरी हों। और एक और बात मैंने सुनी है कि डिटेल्स भी बहुत सही होने चाहिए। हाँ, शिकायत में सही पता और एक चालू मोबाइल नंबर का होना भी उतना ही अनिवार्य है, ताकि पुलिस का संपर्क बना रहे, वरना केस वहीं अटक जाता है। ठीक है, ये बात तो बिल्कुल शीशे की तरह साफ हो गई कि एफआईआर को एकदम सटीक और सच्चा होना ही चाहिए। लेकिन अब इस सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं। जी। मान लीजिए कोई नागरिक एक बिल्कुल सच्ची, एकदम सटीक और बिना किसी मिर्च मसाले वाली शिकायत लेकर पुलिस स्टेशन जाता है। लेकिन वहां बैठा जो अधिकारी है वो एफआईआर लिखने से ही मना कर दे। तब क्या किया जाए? क्योंकि बीएनएसएस 2023 के आने के बाद से ये ऑनलाइन एफआईआर की तो बहुत चर्चा हो रही है। हाँ, ये बहुत बड़ा बदलाव है। बीएनएसएस 2023 के सेक्शन 173 सब सेक्शन 2 यानी 173(2) के तहत ऑनलाइन एफआईआर की व्यवस्था को कानूनी मान्यता दी गई है। ये तो बहुत अच्छी बात है। ये एक बहुत बड़ा कदम है, लेकिन इसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण शर्त जुड़ी हुई है जिसे अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं। वो शर्त क्या है? शर्त यह है कि ऑनलाइन आवेदन करने के बाद शिकायतकर्ता को 3 दिनों के भीतर 3 डेज के अंदर उसी संबंधित पुलिस स्टेशन जाकर अपने मूल हस्ताक्षर यानी फिजिकल सिग्नेचर करने होते हैं। वेट, 3 दिन के अंदर? जी, अगर 3 दिन के भीतर हस्ताक्षर नहीं किए गए तो वो ऑनलाइन आवेदन अपने आप रद्द मान लिया जाएगा। कि जैसे डिजिटल युग आ गया है, घर बैठे लैपटॉप से सारा काम हो जाएगा। लोगों को ये लगता है। हाँ, लेकिन अगर किसी नागरिक को 3 दिन के अंदर खुद उठकर उसी पुलिस स्टेशन में जाना ही है जहां जाने से वो बच रहा था या जहां के अधिकारी उसकी पहले सुन नहीं रहे थे, तो फिर इस ऑनलाइन सुविधा का असली फायदा क्या हुआ? ये सवाल बहुत वाजिब है। मतलब ये तो बस काम को घुमा फिरा कर कान को इधर से पकड़ने वाली बात लग रही है मुझे। ये उलझन बहुत स्वाभाविक है, लेकिन अगर हम इसके पीछे के मैकेनिज्म को समझें तो तस्वीर एकदम साफ हो जाती है। ऑनलाइन एफआईआर का मुख्य उद्देश्य आपको घर बिठाना नहीं है, बल्कि एक शुरुआती डिजिटल फुटप्रिंट तैयार करना है। डिजिटल फुटप्रिंट? थोड़ा और समझाइए। देखिए, जब कोई व्यक्ति ऑनलाइन शिकायत दर्ज करता है तो सिस्टम में एक परमानेंट इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड बन जाता है। अब पुलिस स्टेशन में बैठा कोई भी अधिकारी ये कहकर मुकर नहीं सकता कि शिकायतकर्ता उनके पास कभी आया ही नहीं था या उन्हें मामले की जानकारी नहीं थी। अच्छा, मतलब ये एक पक्का डिजिटल सबूत बन गया कि पुलिस को शिकायत मिल चुकी है। बिल्कुल। और वो जो 3 दिन में जाकर हस्ताक्षर करने वाली बात है, वो शायद फर्जी मामलों को रोकने के लिए होगी। बिल्कुल सटीक पकड़ा आपने। आप सोचिए, अगर फिजिकल वेरिफिकेशन ना हो तो क्या होगा? लोग तो किसी के भी नाम से फेक कंप्लेंट डाल देंगे। हाँ, कोई भी व्यक्ति अपने किसी दुश्मन के नाम से, या आज के समय में तो कोई बॉट सिस्टम लगाकर फर्जी एफआईआर की बाढ़ ला सकता है, जिससे हमारा पुलिस का पूरा ढांचा ही चरमरा जाएगा। ये तो है। तो वो जो हस्ताक्षर है वो ये प्रमाणित करता है कि एक वास्तविक इंसान अपनी शिकायत के पीछे खड़ा है और वो जिम्मेदारी ले रहा है अपनी बात की। जहां पुलिस स्टेशन का माहौल इतना खराब है कि कोई व्यक्ति वहां जाना ही नहीं चाहता, जो कि कई जगहों पर होता है। हाँ, या फिर पुलिस ऑनलाइन शिकायत के बाद भी सहयोग नहीं कर रही है और आपको अंदर जाकर हस्ताक्षर करने से ही रोक रही है, डरा धमका रही है, तब इस सिस्टम से कैसे मुकाबला किया जाए? तब ऐसे मामलों में भारतीय न्याय प्रणाली का एक बहुत ही पुराना लेकिन सबसे अचूक अस्त्र काम आता है, और वो है हमारा डाक विभाग।
डाक विभाग मतलब पोस्ट ऑफिस। जी हाँ, अगर थाने में सुनवाई ना हो रही हो तो अपनी लिखित शिकायत को स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड पोस्ट के जरिए उस संबंधित पुलिस स्टेशन के पते पर भेज देना चाहिए। स्पीड पोस्ट। आई मीन आज के इस एआई और डिजिटल जमाने में एक कागज का लिफाफा क्या कर लेगा? यही तो बात है, ये कागज का लिफाफा अदालत में किसी भी डिजिटल रिकॉर्ड से ज्यादा भारी पड़ता है। अच्छा, कैसे? देखिए, जब कोई व्यक्ति स्पीड पोस्ट करता है तो उसे डाक विभाग से एक रसीद मिलती है और कुछ दिन बाद आप किसी भी साइबर कैफे से या अपने फोन से उस पोस्ट की ट्रैकिंग रिपोर्ट निकाल सकते हैं। हाँ, वो जिसमें लिखा होता है कि आइटम डिलीवर हो गया। एग्जैक्टली। ये ट्रैकिंग रिपोर्ट इस बात का निर्विवाद एकदम पक्का सरकारी सबूत है कि फलां तारीख को फलां समय पर वो शिकायत पुलिस स्टेशन में रिसीव हुई थी। लेकिन एक सेकंड, अगर पुलिस वाला उस डाकिया से वो लिफाफा लेने से ही मना कर दे तब तो शिकायत पुलिस तक पहुंची ही नहीं, वो तो वापस आ जाएगी। और यही उसका सबसे बड़ा फायदा है। अगर पुलिस वाला लिफाफा लेने से मना करता है तो डाकिया उस लिफाफे पर एक रिटर्न मेमो लगा देता है। रिटर्न मेमो? हाँ, उस पर लिखा होता है प्राप्तकर्ता ने लेने से इनकार किया या रिफ्यूज्ड, और वो लिफाफा आपको वापस भेज देता है। अब वो वापस आया हुआ बिना खुला लिफाफा आपके लिए और भी बड़ा हथियार बन जाता है। अरे वाह! अदालत की नजर में ये रिटर्न मेमो पुलिस अधिकारी की घोर लापरवाही और अपनी ड्यूटी से भागने का सबसे पुख्ता प्रमाण है। जज को तो तुरंत समझ आ जाएगा। बिल्कुल। उस बंद लिफाफे को जब अदालत में पेश किया जाता है तो जज तुरंत समझ जाते हैं कि पुलिस ने जानबूझकर मामले को दबाने की कोशिश की है। मतलब डाक विभाग यहाँ सिर्फ एक मैसेंजर नहीं है, बल्कि एक टाइम स्टैम्प्ड विटनेस बन गया है। बिल्कुल सही कहा। जो अदालत में चीख चीख कर कह रहा है कि नागरिक ने अपना काम किया लेकिन पुलिस ने अपना काम नहीं किया। एकदम सही। तो चलिए मान लेते हैं शिकायत स्पीड पोस्ट से भेज दी गई और ट्रैकिंग रिपोर्ट भी आ गई कि पुलिस ने उसे रिसीव कर लिया है। अब हमारे हाथ में सबूत है, तो क्या अब सीधे किसी वकील को पकड़कर जज साहब के सामने पहुंच जाना चाहिए कि देखिए पुलिस कुछ नहीं कर रही? नहीं, यहीं पर अक्सर लोग भावनाओं में बहकर सबसे बड़ी जल्दबाजी कर बैठते हैं और अपना गेस खुद ही कमजोर कर लेते हैं। अच्छा। तो अब क्या करना है? कानूनी प्रक्रिया का जो अगला चरण है वो हमें प्रशासनिक पदानुक्रम यानी एडमिनिस्ट्रेटिव हायरार्की का सख्ती से पालन करने को कहता है। ये तो बिल्कुल वैसे ही लग रहा है जैसे किसी कॉर्पोरेट ऑफिस में अगर कोई कर्मचारी अपने मैनेजर से परेशान है तो वो सीधे सीईओ के केबिन में तो नहीं घुस जाता। एकदम नहीं घुस सकता। सीईओ सबसे पहले यही पूछेगा कि भाई क्या पहले एचआर या सीनियर मैनेजर को इस बारे में बताया था तुमने? बिल्कुल सटीक एनालॉजी दी आपने। कानून में भी इसे समय सीमा के सख्त नियमों से बांधा गया है। यहाँ 14 दिनों का एक बहुत ही महत्वपूर्ण नियम लागू होता है। 14 दिन? ये कैसे काम करता है? मान लीजिए जिस अपराध की शिकायत की गई है उसमें 3 से 7 साल तक की सजा का प्रावधान है। तो कानून ये कहता है कि पुलिस के पास उस शिकायत की प्रारंभिक जांच प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करने के लिए पूरे 14 दिन का समय होता है। और ये 14 दिन की उल्टी गिनती कब से शुरू होती है? जिस दिन मैंने शिकायत लिखी थी उस दिन से? नहीं, ये 14 दिन उस तारीख से गिने जाते हैं जब डाक विभाग द्वारा वो शिकायत थाने में सफलतापूर्वक डिलीवर हुई थी। ओहो, इसीलिए वो ट्रैकिंग रिपोर्ट इतनी अहम होती है। बिल्कुल, ताकि आपके पास डेट का पक्का सबूत हो। ठीक है, तो मान लेते हैं वो 14 दिन भी पूरे हो गए और स्थानीय पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया, कोई जवाब नहीं आया। अब अगला कदम क्या होना चाहिए? 14 दिन बीतने के बाद सीधे कोर्ट जाने के बजाय आपको जिले के पुलिस अधीक्षक यानी एसपी के पास जाना चाहिए। एसपी साहब के पास? हाँ, अपनी शिकायत की कॉपी, डाक विभाग की वो रसीद और वो 14 दिन पुरानी ट्रैकिंग रिपोर्ट लेकर एसपी को दिखाना चाहिए कि देखिए निचले स्तर पर कोई काम नहीं हुआ है। हाँ, ताकि हायर अथॉरिटी को पता चले। हाँ, हालांकि इन दस्तावेजों में ये भी स्पष्ट किया गया है कि अगर अपराध बहुत गंभीर या जघन्य है, जैसे हत्या, रेप या कोई बड़ा संगठित अपराध, तो वहां आपको 14 दिन का इंतजार करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। हाँ, वहां तो तुरंत एक्शन चाहिए। ऐसे मामलों में तुरंत एसपी या वरिष्ठ अधिकारियों से संपर्क किया जा सकता है। लेकिन कई लोगों को लगता है कि जब पूरी पुलिस फोर्स ही एक जैसी है तो एसपी के पास क्यों ही जाएं? सीधे कंप्लेन केस क्यों ना फाइल कर दें? सीधे जज के पास जाने में क्या नुकसान हो सकता है? बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। जब कोई व्यक्ति इन प्रशासनिक चैनलों को दरकिनार करके सीधे कोर्ट में कंप्लेन फाइल करता है तो जज सबसे पहले यही सवाल पूछते हैं। क्या पूछते हैं? वो पूछते हैं कि क्या स्थानीय पुलिस स्टेशन में शिकायत दी गई थी? क्या आपने एसपी को अप्रोच किया था? अगर आपका जवाब नहीं है तो मामला शुरू में ही संदेह के घेरे में आ जाता है। जज को शक होता है। बिल्कुल, जज को यह लग सकता है कि शिकायतकर्ता शायद पुलिस की निष्पक्ष जांच से भाग रहा है। कोर्ट सोचता है कि दाल में कुछ काला है,
इसीलिए शिकायतकर्ता इन्वेस्टिगेशन का सामना नहीं करना चाहता। अच्छा, वो सोचेंगे कि इसे बस कोर्ट से अपने हक में कोई ऑर्डर पास करवाना है। हाँ, और इससे आपका केस शुरू में ही बहुत कमजोर हो जाता है। तो इसका मतलब ये है कि न्याय की ये सड़क दो तरफा है। मतलब कोई भी व्यक्ति सिस्टम पर तब तक उंगली नहीं उठा सकता जब तक कि वो खुद नियमों के तय रास्ते पर न चला हो। एकदम सही बात है। लेकिन देखिए, जब से ये BNSS 2023 आया है, तब से एक आम धारणा बन गई है कि अब तो पुलिस की सारी शक्तियां छीन ली गई हैं, मतलब उनके हाथ बंद गए हैं। क्या वाकई ऐसा है? नहीं नहीं, ये एक बहुत बड़ा भ्रम है जो समाज में फैल गया है। BNSS 2030 के तहत पुलिस के काम करने का तरीका और उनकी जवाबदेही यानी अकाउंटेबिलिटी जरूर बदली है। लेकिन पावर कम नहीं हुई। बिल्कुल नहीं, उनकी शक्तियां कम नहीं हुई हैं। गंभीर अपराधों में पुलिस आज भी बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है। तो फिर बदलाव क्या हुआ है? बदलाव सिर्फ इतना है कि जिन मामलों में सजा कम है, यानी 7 साल से कम, वहां मनमानी गिरफ्तारी को रोकने के लिए आरोपी को पहले नोटिस भेजने का प्रावधान किया गया है। अच्छा, मतलब सीधे उठाकर नहीं ले जा सकते। हाँ, पहले नोटिस देंगे। और इन नए कानूनों में हम जैसे आम नागरिकों के लिए क्या अधिकार सुनिश्चित किए गए हैं? पारदर्शिता के लिए अब बहुत सी चीजें बदल गई हैं। अब FIR और तलाशी जैसी प्रक्रियाओं की डिजिटल रिकॉर्डिंग अनिवार्य कर दी गई है। ये तो बहुत जरूरी था। इसके अलावा एक बहुत ही बुनियादी कानूनी अधिकार है जो हर नागरिक को पता होना चाहिए, FIR की निःशुल्क कॉपी पाना। मतलब फ्री कॉपी? जी, पुलिस FIR दर्ज करने के बाद उसकी कॉपी देने के लिए किसी भी तरह का शुल्क या रिश्वत नहीं मांग सकती। ये आपका हक है। और लोगों को ये पता ही नहीं होता। साथ ही सुप्रीम कोर्ट के सख्त निर्देश हैं कि पुलिस को हर नागरिक के साथ सम्मान से पेश आना होगा। ये भी बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल, चाहे कोई व्यक्ति आर्थिक रूप से कमजोर हो या अनपढ़ हो, उसके साथ भेदभाव या दुर्व्यवहार करने वाले अधिकारी पर सीधे कानूनी कार्रवाई हो सकती है। लेकिन जैसा कि मैंने पहले कहा था, ये एक दो तरफा सड़क है। अगर हम पुलिस से सम्मान की उम्मीद कर रहे हैं, तो नागरिकों की भी तो कुछ जिम्मेदारियां होंगी। बिल्कुल है। अक्सर देखा जाता है कि लोग भीड़ लेकर थाने पहुंच जाते हैं और हंगामा शुरू कर देते हैं। हाँ, और ये बहुत गलत है। उग्र होकर थाने का घेराव करना या पुलिस अधिकारियों को बंधक बना लेना, ये स्वयं में एक बहुत गंभीर अपराध है। इससे तो पूरा केस ही पलट जाएगा। बिल्कुल, इससे एक बिल्कुल सही केस भी पूरी तरह पटरी से उतर सकता है। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात जो कानूनी विशेषज्ञों के नोट्स में बार-बार दोहराई गई है, वो ये कि अपने वकील से कभी झूठ ना बोलें। हाँ, डॉक्टर और वकील से तो कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। एग्जैक्टली। अगर कोई व्यक्ति अपने ही वकील से तथ्य छिपाएगा, तो वो वकील अदालत में उसका बचाव कैसे कर पाएगा? ये एक बहुत ही व्यावहारिक सलाह है, लेकिन मुझे लगता है इस पूरी प्रक्रिया में एक बहुत बुनियादी सवाल अभी भी छूट रहा है। वो क्या? अगर कोई आम नागरिक किसी परेशानी में पुलिस स्टेशन जाता है, तो उसे ये कैसे पता चलेगा कि जिस मामले की वो शिकायत कर रहा है, वो पुलिस के अधिकार क्षेत्र में आता भी है या नहीं? मैं कहूंगा कि ये इस पूरे विश्लेषण का सबसे क्रिटिकल और दिलचस्प हिस्सा है। कैसे? क्योंकि एक ऐसा क्षेत्र है जहां कानूनी तौर पर पुलिस बिल्कुल शक्तिहीन है। उनके पास कोई पावर नहीं है वहां। लेकिन विडंबना देखिए कि भारत के थानों में सबसे ज्यादा दखलंदाजी इसी क्षेत्र में होती है। अच्छा, और वो क्षेत्र कौन सा है? वो है सिविल विवाद, यानी दीवानी मामले। जैसे कि प्रॉपर्टी वाले? हाँ, जैसे संपत्ति का विवाद हो गया, भाइयों के बीच जमीन का बंटवारा है, किसी से उधार दिया हुआ पैसा वापस लेना है, मकान मालिक और किराएदार का झगड़ा है, या फिर कोई बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट टूट गया है। लेकिन अगर आप किसी भी थाने में जाए ना, तो वहाँ सबसे ज्यादा भीड़ इन्हीं मामलों को सुलझाने के लिए जमा होती है। बिल्कुल। कोई कहता है कि उसने मेरे पैसे मार लिए, कोई कहता है कि उसने मेरी जमीन पर कब्जा कर लिया। मतलब थानों में तो यही सब चलता रहता है। और यही हमारी व्यवस्था की सबसे बड़ी बीमारी है। सुप्रीम कोर्ट और अलग-अलग हाई कोर्ट्स ने बार-बार और बहुत ही सख्त लहजे में ये स्पष्ट किया है कि पुलिस का काम अपराध की जांच करना है। सिविल विवादों को सुलझाना या वसूली एजेंट बनना पुलिस का काम नहीं है। इसे थोड़ा और गहराई से समझते हैं। मान लीजिए किसी ने बिजनेस के लिए मुझसे पैसे लिए और बाद में लौटाने से मना कर दिया, तो क्या पुलिस इसमें सच में कुछ नहीं कर सकती? देखिए, जब तक कि उस मामले में शुरू से ही कोई धोखाधड़ी का इरादा ना हो, पुलिस कुछ नहीं कर सकती। कानून की भाषा में एक टर्म है, ओवरवेलमिंग एलिमेंट ऑफ क्रिमिनलिटी, यानी अपराधिकता का अत्यधिक तत्व। इसका आसान भाषा में क्या मतलब हुआ? मैं समझाता हूं। अगर दो लोगों ने साथ मिलकर बिजनेस शुरू किया, मार्केट गिर गया, घाटा हो गया, और एक व्यक्ति दूसरे के पैसे नहीं लौटा पा रहा है,
तो ये कॉन्ट्रैक्ट का टूटना है। ये एक शुद्ध रूप से सिविल मामला है, जिसके लिए आपको सिविल कोर्ट का दरवाजा खटखटाना चाहिए। इसमें पुलिस का कोई रोल नहीं है? बिल्कुल नहीं। लेकिन अगर जांच में ये पता चले कि उस व्यक्ति ने बिजनेस शुरू करने से पहले ही फर्जी और जाली कागजात बनाए थे और उसका असली इरादा शुरू से ही आपके पैसे लेकर भागने का था। अच्छा, मतलब इंटेंशन शुरू से ही खराब था। एग्जैक्टली। तब जाकर यह धोखाधड़ी या चीटिंग का क्रिमिनल केस बनता है। यानी सिविल विवाद क्रिमिनल केस तभी बन सकता है जब शुरू से ही धोखाधड़ी या बेईमानी का स्पष्ट इरादा साबित हो। ये बहुत ही बारीक लेकिन बेहद महत्वपूर्ण अंतर है, और मुझे यकीन है कि ज्यादातर लोगों को ये पता ही नहीं होता कि कब उनका मामला सिविल है और कब क्रिमिनल। बिल्कुल, इसीलिए तो थानों में इंटरव्यू है। इस अंतर को स्पष्ट करने के लिए कई ऐतिहासिक फैसले मौजूद हैं हमारी न्यायपालिका के। जैसे कौन से फैसले? जैसे मोहम्मद इब्राहिम बनाम स्टेट ऑफ बिहार का मामला, जहां कोर्ट ने साफ किया कि जमीन के टाइटल का विवाद सिविल है जब तक कि कोई फर्जीवाड़ा ना हो। इसी तरह एल्पिक फाइनेंस लिमिटेड का केस है और 2013 का परमजीत बत्रा केस। इन सभी फैसलों में अदालतों ने बार बार कहा है कि पुलिस को सिविल मामलों में आपराधिक धाराएं लगाकर कोर्ट की प्रक्रिया का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। और शायद अप्रैल 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्दे पर अब तक का सबसे कड़ा रुख अपनाया है ना? SN विजयलक्ष्मी केस और कुछ अन्य मामलों की सुनवाई के दौरान क्या हुआ था? जी, अप्रैल 2025 में भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी CJI संजीव खन्ना की बेंच ने उत्तर प्रदेश पुलिस और पूरे पुलिस तंत्र पर एक बेहद सख्त टिप्पणी की है। क्या कहा उन्होंने? मामलों में बदला जा रहा है। ये रूल ऑफ लॉ यानी कानून के शासन का पूर्ण विघटन है। पूर्ण विघटन, आई मीन कंप्लीट ब्रेकडाउन। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के मुंह से ये शब्द निकलना ये बताता है कि स्थिति कितनी गंभीर हो चुकी है ग्राउंड पर। बिल्कुल, और कोर्ट ने सिर्फ टिप्पणी नहीं की बल्कि एक बहुत बड़ी चेतावनी भी दी है। शरीफ अहमद केस का उदाहरण देते हुए कोर्ट ने स्पष्ट किया कि जांच अधिकारियों यानी आईओ और पुलिस को अब हर चार्जशीट में ये साबित करना होगा कि धोखाधड़ी का अपराध कैसे बनता है। वरना क्या होगा? वरना अगर पुलिस सिर्फ किसी पर दबाव बनाने के लिए या पैसे वसूलने के लिए सिविल मामलों में घुसकर अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करती है, तो उन पुलिस वालों पर अवमानना यानी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की कार्यवाही भी हो सकती है। ये तो बहुत बड़ा डिटरेंट है। तो निष्कर्ष ये निकलता है कि पुलिस को एक प्राइवेट रिकवरी एजेंट की तरह इस्तेमाल करना न सिर्फ पूरी तरह गैरकानूनी है, बल्कि सुप्रीम कोर्ट की नज़र में ये सीधे सीधे कानून के शासन का मजाक उड़ाना है। 100%। पुलिस का काम समाज में अपराध रोकना है, न कि किसी व्यापारी के डूबे हुए पैसे निकलवाना या जमीन के कागजात पर डरा धमकाकर साइन करवाना। एकदम सटीक विश्लेषण किया आपने। तो अगर हम आज के इस पूरे ज्ञान को समेटें तो एक नागरिक के लिए सर्वाइवल गाइड बहुत स्पष्ट है। चलिए रिकैप करते हैं। पहली चीज, एक सटीक और बिना मिर्च मसाले वाली सच्ची FIR ही आपके केस की सबसे मजबूत बुनियाद है। और अगर सिस्टम सहयोग न करे तो डाक विभाग और स्पीड पोस्ट की ट्रैकिंग रिपोर्ट का समझदारी से उपयोग करके पुलिस की जवाबदेही तय की जा सकती है। बिल्कुल। उसके बाद 14 दिन के नियम का धैर्यपूर्वक पालन करना, पुलिस अधीक्षक यानी SP के चैनल का उपयोग करना और सीधे कोर्ट जाने की जल्दबाजी से बचना, ये सब आपके केस को कानूनी रूप से वजनदार बनाता है। और सबसे बढ़कर ये समझना कि कौन सा मामला पुलिस के पास जाना चाहिए और कौन सा सिविल कोर्ट में। ये तो सबसे जरूरी है। तो ये सारी जानकारी सिर्फ कुछ कानूनी पन्ने नहीं है, बल्कि इस जटिल सिस्टम में पारदर्शी तरीके से न्याय पाने का एक व्यवहारिक और अचूक हथियार है। जब किसी नागरिक को अपने अधिकार और ये पूरी प्रक्रिया पता होती है तो कोई भी भ्रष्ट अधिकारी उसका शोषण नहीं कर सकता। बिल्कुल सही कहा, जानकारी ही सबसे बड़ा बचाव है। लेकिन इन सारे नए कानूनों, BNSS 2023 के कड़े नियमों और सुप्रीम कोर्ट की इस सख्ती को देखते हुए मेरे दिमाग में एक बहुत ही अलग विचार आ रहा है। अच्छा, वो क्या? जो शायद हमें इन स्रोतों से भी एक कदम आगे सोचने पर मजबूर करता है। बताइए क्या विचार है? देखिए, डिजिटल रिकॉर्डिंग, ऑनलाइन FIR और हर कदम पर सुप्रीम कोर्ट की इतनी कड़ी नज़र, ये सब कुछ पुलिस के काम को पूरी तरह से पारदर्शी तो बना रहा है। हर चीज बिल्कुल किताबी नियमों के तहत होनी है। हाँ, जो कि थियरी में बहुत अच्छा है। लेकिन भारत में दशकों से पुलिसिंग का एक बहुत बड़ा हिस्सा पारंपरिक स्थानीय खुफिया नेटवर्क्स और पंचायत स्तर के अनौपचारिक समझौतों पर निर्भर रहा है। मैं समझ रहा हूँ आप कहाँ जा रही हैं। थानों में कई ऐसे छोटे मोटे झगड़े आते हैं जो कोर्ट में सालों लटक सकते थे, लेकिन वे बिना किसी कागजी कार्रवाई के सिर्फ पुलिस के हल्के से हस्तक्षेप या डांट दपट से
वहीं सुलझ जाते थे। आप उस अनौपचारिक व्यवस्था की बात कर रही हैं जिस पर आज भी टियर 2 शहर और हमारे गांव काफी हद तक निर्भर हैं। बिल्कुल। तो मेरा सवाल ये है कि अगर सब कुछ इतनी सख्ती से किताबी नियमों और डिजिटल ट्रैकिंग के तहत चलेगा, तो क्या उन पारंपरिक और अनौपचारिक तरीकों का अंत हो जाएगा? ये एक बहुत बड़ा रिस्क है। क्या ये अति पारदर्शिता ये हाइपर ट्रांसपेरेंसी वाकई में आम आदमी को त्वरित न्याय दिला पाएगी, या फिर हर छोटे से छोटे मामले को कागजों और डिजिटल फाइलों में उलझाकर हमारे पहले से ही बोझ तले दबे सिस्टम को और धीमा कर देगी? BNSS 2023 न्याय के जिस इमारत की नींव को सीधा करने की कोशिश कर रहा है, क्या हमारी व्यवस्था उस इमारत का बोझ सह पाएगी? ये एक बहुत ही गहरा और विचारोत्तेजक सवाल है जिस पर हर कानून बनाने वाले और कानून का पालन करने वाले को गंभीरता से सोचना चाहिए। और इसी विचार के साथ हम आज के इस गहन विश्लेषण को यहीं विराम देते हैं। न्याय प्रणाली की जटिलताओं को समझते रहिए, अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहिए और सबसे महत्वपूर्ण, अपनी FIR की नींव को हमेशा सच पर टिका कर रखिए। सुरक्षित रहिए।